नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की करारी हार को लेकर पार्टी में जबरदस्त रार तो चल ही रही है। पार्टी के सहयोगी दल भी इस रार में सहभागी बने हुए हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों या फिर ताज़ा तरीन अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हो। अनुप्रिया पटेल को अचानक उत्तर प्रदेश की नौकरियों में आरक्षण की याद आई तो 27 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी का जवाब दे दिया गया, जैसा आप कह रही हैं वैसा नहीं है। तो उन्होंने अब 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठा दिया और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भले ही सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन तीसरी बार अल्पमत की सरकार की कसक मन से जा नहीं रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में सीटें लगभग आधी हो जाने का गम तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहा है। राज्य के नेतृत्व पर जिम्मेदारी थोप नहीं सकता, क्योंकि पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे और मोदी जी की गारंटी पर लड़ा गया। लेकिन चेहरे की चमक भी धूमिल हो गई और गारंटी को लोगों ने जुमला समझ लिया। ऐसे में परोक्ष रूप से यूपी की अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और इसमें बीजेपी के ही कुछ नेता मोहरा बनाए जा रहे हैं और अब तो सहयोगी दलों को भी उस समर में उतार दिया गया है। ऐसा न होता तो 2016 से ही केंद्रीय मंत्री होने पर भी अनुप्रिया पटेल को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की याद अचानक न आती, जबकि उनके पति भी उसी सरकार में पिछले 2 साल से मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की भर्तियों में आरक्षण का पालन न करने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में बीजेपी की हार के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन उनके पत्र के जवाब में योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि नौकरियों में आरक्षण का पालन नियम पूर्वक किया जा रहा है। यानी जवाब में उन्हें यह भी बताया गया कि उनकी जानकारी सही नहीं है और इस जानकारी के पीछे वो नहीं बल्कि कोई और है। अनुप्रिया पटेल ने भी हार नहीं मानी। मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर सरकार को घेरा। उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा अब तक हल नहीं हुआ है, इसका चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पाक साफ साबित करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया कि वो तो पिछड़ों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पिछड़ों के खिलाफ काम कर रही है। संदेश साफ है और ये भी साफ है कि उनकी इस चिंता का स्रोत कहाँ है। दरअसल इसके पीछे बीजेपी की केंद्र और राज्य इकाई की कशमकश है, लेकिन अनुप्रिया पटेल की पार्टी का प्रदर्शन और भविष्य की चिंता भी इसके पीछे जुड़ी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगियों दोनों को ही बड़ा झटका लगा है। यूपी में बीजेपी का अपना दल एस, निषाद पार्टी, आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा से गठबंधन है। बीजेपी ने सहयोगियों को 6 सीटें दी थी। 2 सीटें अपना दल एस, 2-2 सीटें आरएलडी और निषाद पार्टी और 1 सीट सुभासपा को। आरएलडी ने तो अपनी दोनों सीटें जीत ली, लेकिन निषाद पार्टी के उम्मीदवार और सुभासपा के उम्मीदवार हार गए और अपना दल एस भी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, खुद अनुप्रिया पटेल। इस जीत के पीछे इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का झुकाव, बीजेपी के प्रति नाराजगी तो थी ही। अखिलेश यादव ने जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन बनाया और पीडीए का नारा दिया, उसका भी काफ़ी असर रहा। पीडीए की सफलता जाहिर है अनुप्रिया पटेल को परेशान कर रही है, क्योंकि कुर्मी मतदाताओं के बल पर चलने वाली पार्टी यानी अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उसका आधार ही खिसक गया है। कुर्मी जाति की बहुलता वाली सीटों पर भी अपना दल एस बीजेपी को जीत नहीं दिलवा पाई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 8 कुर्मी बहुल सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी को तगड़ी चुनौती पेश की। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल खुद भी पिछले 2 बार से 2 सीटें जीत रही थीं, लेकिन इस बार केवल अपनी सीट जीत पाई। हालांकि इसके बावजूद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है, भले ही तीसरी बार भी राज्य मंत्री ही क्यों न बनाया गया हो। लेकिन पिछड़ा वर्ग के हाथ से खिसकने की आशंका ने उन्हें पिछड़ों की याद दिला दी, आरक्षण की भी याद दिला दी। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। अनुप्रिया पटेल के इस मामले को उठाने के पीछे एक बड़ा कारण बीजेपी के भीतर चल रहे केंद्र बनाम राज्य का द्वंद्व भी है।
या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ बनाम मोदी अमित शाह। सिर्फ एक सीट जीतने के बावजूद यदि अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है तो उनके कंधे पर बंदूक रखकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी सधवाया जा रहा है। एक बात और, पूर्वांचल में बीजेपी की करारी हार के पीछे योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने दबी जुबान में ही नहीं बल्कि मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठाया है कि टिकटों का बंटवारा सही से नहीं किया गया। टिकट अमित शाह के किसी खास व्यक्ति के कहने पर दिया गया, जबकि कई टिकट ऐसे थे जो योगी जी की पसंद के नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि ये जीत नहीं पाएंगे। जिस खास व्यक्ति के इस बड़े पैमाने पर टिकट वितरण में हस्तक्षेप के असर की बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि वही व्यक्ति अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के एक तरह से राजनीतिक सलाहकार है, मेंटोर है और एनडीए में उनकी मजबूत स्थिति बनाए रखने के पीछे भी उन्हीं का योगदान है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर यूपी की हार के लिए योगी सरकार की नीतियों को दोष देने का अभियान चलाने वाले कई लोगों का संबंध भी इन्हीं खास व्यक्ति से बताया जा रहा है। दूसरे, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम जिस तरह से मुख्यमंत्री से अलग राह चलते हुए दिख रहे हैं, उससे भी केंद्र बनाम राज्य का द्वंद्व साफ दिखाई दे रहा है। एक डिप्टी सीएम केशव मौर्य तो चुनाव परिणाम के कई दिनों बाद तक दिल्ली में ही डेरा डाले रहे। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरकार की ही नीतियों और फैसलों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, गाड़ियों से हूटर निकलवाने का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की ओर से उन्हें कितनी तवज्जो मिल रही है, इसका सीधा उदाहरण हाथरस की घटना के संदर्भ में दिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना के तत्काल बाद अपने 3 मंत्रियों को हाथरस भेजा, लेकिन स्वास्थ्य महकमा संभाल रहे ब्रजेश पाठक को पूछा तक नहीं। जबकि इस घटना के बाद अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की वास्तविकता की कलई खुलकर सामने आ गई। झेपते हुए ब्रजेश पाठक बुधवार को अस्पतालों का दौरा करने पहुंचे और तस्वीरें सोशल मीडिया तक पहुंचाई ताकि लोगों को पता चले कि वो भी परिदृश्य में है। बहरहाल जानकारों का कहना है कि अभी ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।